हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मनीष और आज हम 10th के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये 2023 के लिए आईएमपी सीरीज चल रही है जिसमें हम 15 क्वेश्चन पहले ही देख चुके हैं। जो बच्चे 15 क्वेश्चन की 3 वीडियो 5-5 क्वेश्चन के जो बने हुए हैं उन्होंने वो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पिछले 10 से 12 साल के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो कि बेसिकली इस बार 2023 में आने की पूरी संभावना है उनकी। तो इन्हें ही पढ़ना है। अच्छे नंबर से आप पास अगर होना चाहते हैं, और 5 क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं है, आप हर रोज पढ़ सकते हैं। तो हम उन्हीं का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस का बेसिकली तो हम 5 क्वेश्चन पहले ही देख चुके थे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट द नेम, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन्स। देखो, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स उन्हें कहते हैं जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हों, तो उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन नाम पर भी जैसे कि लगी रहा है, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो उनको जनरली हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जिनमें अगर हम बात करें तो एल्केन्स आते हैं। ठीक है, एल्केन्स आते हैं, एल्किन्स आते हैं, एल्काइन आते हैं। लेकिन एल्काइन और एल्कीन एमपी बोर्ड लेवल पर जनरली आज तक वैसे क्वेश्चन बना नहीं है, एल्केन पर ही क्वेश्चन बना है। तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के पास जो है आखिर में 4 वैलेंसी होती है। आखिरी सेल में इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 होते हैं। अगर इसके बारे में हम थोड़ा बहुत समझें तो देख लेते हैं। ये देखो, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। अभी हम जो देखने जा रहे हैं एल्कीन, एल्केन। एल्केन का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। अब एक बॉन्ड तो इसी के साथ जुड़ गया, बाकी 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे। अगर इसकी वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी देख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, और एक प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होते हैं, और 0 और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते। ये देखो, ये हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये है कार्बन का स्ट्रक्चर। कार्बन के सेंटर में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। फर्स्ट जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और आखिरी वाली सेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। ये कार्बन है ना, कार्बन आप देखोगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है अपना ऑक्टेन कंप्लीट करना चाहता है। अब इसे कोई 4 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, और न ही ये खुद अपना 4 इलेक्ट्रॉन देकर हीलियम जैसा बनेगा। तो ये बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग करना। ठीक है, यानी कि भैया मैं मेरे इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, तू तेरे इलेक्ट्रॉन रख दे, हम दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, तो तेरा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो ये अपना जब एटम सामने रखता है तो हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, क्योंकि इसको सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन है कितना, एक ही है। तो ये इजीली इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इसमें एक और इसमें भी एक, तो इसके 2 पूरे हो गए और इसके भी 1 जुड़ गया। तो अब ऐसे 1 1 1 1 ऐसे 4 टोटल लग जाएंगे। तो इसके पास 8 हो गए, और इसके पास एक के पास 2 हो गए। तो ऐसे 4 हाइड्रोजन के पास 2 पूरे हो गए। तो इस प्रकार से ये जो है स्ट्रक्चर बनते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देखा था, इस प्रकार से स्ट्रक्चर ये बन जाते हैं। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो एल्केन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन सब में सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता, डबल बॉन्ड होता तो एल्कीन में जाता, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो एल्काइन में जाता। अभी वो हमारा कंसर्न ही नहीं है। अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो कुछ इस तरह से छपा हुआ है। तो यहाँ पर भी सेम ही है। तो जैसे कि मेथेन, मेथ अगर इसमें क्या है, गिनती चलती है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। मेथ का मतलब होता है 1 कार्बन, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, पेंट का मतलब 5 कार्बन। अब मेथेन एन लगाया मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। तो मेथ मतलब 1 कार्बन, 1 कार्बन में जो है कितने जुड़ेंगे, जनरली 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसका फॉर्मूला भी होता है बेसिकली इस प्रकार से, है ना, CnH2n+2। तो यहाँ पर 1 कार्बन रखा, तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो 2 1 2 2 + 2, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। तो इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 1 कार्बन में ही 4 हाइड्रोजन लग गए। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। सिमिलर 2 अगर 1 था तो इसको मेथ कहा गया, 2 अगर कार्बन होंगे तो उसको क्या कहेंगे, एथ।
तो 2 में कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 6। ये इसका फॉर्मूला है, चाहे तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एन की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई तो 4 + 2 6 हो गए। तो इस प्रकार से 6 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो ये आपको लगभग पेंटेन तक याद रखना चाहिए, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ 4 का ही दिया हुआ है, लेकिन पेंटेन तक आप याद रखना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, हाँ 4 का ही दिया है ना, पर आपको चाहे तो आप पेंटेन तक याद रख सकते हैं। कुल सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन बनाओ, उसके 4 बॉन्ड बना दो, 4 जगह हाइड्रोजन लगा दो। 2 बनाओ तो 1 बॉन्ड तो यही हो गया, 1 2 3 ये 4 पूरे, इसमें भी 1 बॉन्ड ये हो गया, ये 2 प्रकार से 4 पूरे। तो ये क्या शेयरिंग कर रहा है। तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। फिर भी अगर डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका निवारण करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2020 और 2011 में पूछा गया है, यानी कि 21 में नहीं पूछा, 22 से नहीं पूछा। संभावना पूरी तरह बन रही है 23 में पूछने की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन। हाँ, इसमें अब ब्यूटेन प्रोपेन, ये तो हिंदी में भी वैसे ही आएगा, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं मेथेन को, है ना। आप इंग्लिश मीडियम में भी लिख के आ जाएंगे अगर हिंदी वाले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखे। हाइड्रोजनेशन एंड राइट इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। देखो हाइड्रोजनेशन की अगर बात करें तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है कि बेसिकली इट इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन मोलिकुलर हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन, मोलिकुलर हाइड्रोजन, अनदर कंपाउंड एलिमेंट। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है ना, ये दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कुछ एलिमेंट, कुछ कंपाउंड और एलिमेंट तैयार करता है यूजुअली। जैसे कि इस प्रकार से क्रिस्टल हो गया, जैसे कि ये निकेल से रिएक्शन करता है तो इस प्रकार से बन जाता है ना। निकेल से भी, प्लेटिनियम से भी रिएक्शन करता है, पैलेडियम से सॉरी, और प्लेटिनम से भी रिएक्ट करता है। और इस प्रोसेस में जनरली इसका इस्तेमाल होता है ना। तो ये इसका इस्तेमाल जो इस प्रकार से होता है, तो ये कुछ कंपाउंड बना लेता है, तो इसे एक तरह से हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ठीक है। जनरली इसका इस्तेमाल जो है वो क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एरियाज में किया जाता है। अब अगर इसका हिंदी में देखें तो हिंदी में भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ना। हाइड्रोजन, किसी यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक में रासायनिक क्रिया को उत्पन्न करने के लिए उत्प्रेरण की उपस्थिति में हाइड्रोजन का संयोग करना। मतलब कुल मिला के इसका उपयोग करना हाइड्रोजन का, कार्बन के अलावा किसी अन्य एलिमेंट में। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हाइड्रोजनेशन कहा जाता है, सिंपल। और ज्यादा इसमें कुछ याद रखना नहीं है। तो ये आंसर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना ऑलरेडी मैंने आंसर लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं इंग्लिश में। हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर कंपाउंड, ठीक है। मतलब कुल मिला के एक प्रोसेस होती है हाइड्रोजनेशन, जिसमें हाइड्रोजन और अदर कंपाउंड को ऐड किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलाइट्स, ठीक है। कैटेलाइट्स के प्रेजेंस में जनरली हम ऐसा करते हैं। अब कैटेलाइट्स जो है क्या होता है, कैटेलाइट्स क्या होती है, एक तरह की सीरीज होती है। कैटेलाइट्स जैसे कि मतलब कि कुल मिलाकर एक श्रृंखला जिसमें बनते ही जाते हैं। जैसे क्या अगर मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये भी क्या है, कैटेलाइट्स हैं। इनकी 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है कैटेलाइट्स में। जनरली कार्बन के पास 4 जो है सहसंयोजी होता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कंटिन्यू अपनी ही सीरीज में जो है कार्बन कार्बन से जुड़ता जाता है, कार्बन कार्बन से जुड़ता जाता है। तो इस प्रकार की कैटेलाइट्स प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल में दिया भी हुआ है कि एल्केन कैन बी कन्वर्ट टू एल्केन, एल्किन कैन बी कन्वर्ट एल्केन। देख ही लिया था हमने कि वो जनरली एक जो है अपना सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है बाय यूजिंग H2 इन प्रेजेंस ऑफ द मेटल कैटलिट्स सच एज प्लेटिनम, निकिल और पैलेडियम। इनकी उपस्थिति में वो एल्केन जो है एल्किन जो है एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये देखो, तो ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हुआ। ये प्रोसेस क्या हुआ, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। इसके कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, किसकी प्रेजेंस होना जरूरी है, प्लेटिनम की, निकिल की और पैलेडियम की। इन तीनों की सहायता से हम इसको जो है एल्केन में, एल्किन से एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका उपयोग काय में करते हैं, एल्किन को कन्वर्ट करते हैं एल्किन्स में। एक तो सिंपल ये चीज याद रखना है। दूसरा, प्रिपेयर वेजिटेबल ग्रीन घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। इससे घी भी बनाते हैं, लेकिन ये घी जनरली हमारे उपयोग का नहीं होता। आपने कभी डालडा घी का नाम सुना हो, तो डालडा घी इसी की मदद से बनाया जाता है। अगर हिंदी में भी देखें तो इसका आंसर लिखा हुआ है, हाइड्रोजनीकरण एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और अन्य यौगिक के बीच जुड़ने की प्रक्रिया है। प्लेटिनम, निकिल और पैलेडियम जैसे धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है,
PH2 का उपयोग करके एल्केन को अल्केन में परिवर्तित किया जाता है। फिर ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट किया गया है, यहाँ पर भी लिखा है एल्केन्स को अल्केन्स में कन्वर्ट किया गया है, तो वनस्पति घी में तैयार किया जाता है। तो ये आंसर आपको याद रखना है, पहले भी बता चुका हूँ, रिसर्च नहीं करना है, बहुत बड़ी स्टडी होती है। अभी 10th लेवल पर आपको बहुत कम लेवल पर समझाया गया है, इसका पूरा सिलेबस जो है 11th में दिया हुआ है। तो आपको जितना बस बताया जा रहा है उतना ही याद करना है, ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। हिंदी में अगर क्वेश्चन देखें तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रत्येक कच्चा माल कहाँ से मिलता है। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो हम सभी जानते हैं कि क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। लाइट की प्रेजेंस में ये क्रिया होती है, तो किस तरह होती है, अगर मैं इसको इमेज के फॉर्म में आपको दिखाऊं फोटोसिंथेसिस, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से लाइट जो है पत्तियों पर गिरता है, यहाँ से इसको पानी मिलता है, CO2 इन्वायरमेंटल से मिल जाती है, और CO2 लेने के बाद ये हमको ऑक्सीजन दे देते हैं। ये पूरी प्रोसेस जो है ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। अगर इसको हिंदी में देखें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये सन से क्या आया, इस पर लाइट रे आई, फोटोस आई, ठीक है, तो इसमें CO2 भी मिली। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि इस प्रकार से हम इसको अगर ओपन करें तो इस प्रकार से दिखता है। इसमें उपस्थित ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में अंदर जाती है CO2, ठीक है, CO2 जाती है, CO2 रिएक्ट करने के बाद जो है ऑक्सीजन उसी में से बाहर करती है। तो इस प्रकार CO2 लेता है प्लांट और ऑक्सीजन को बाहर कर देता है। ये पूरी प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इसमें बेसिकली क्या है, एक तो CO2 आया, एक सनलाइट आया और एक पानी, ये तीन चीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसकी मदद से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज यहाँ पर स्टीम में बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है और जरूरत के हिसाब से इनमें यूज भी हो जाता है। तो अभी फोटोसिंथेसिस जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर मैं एक बार और समझाऊंगा। अभी इस क्वेश्चन के अनुसार मैं आपका जो आंसर बन रहा है उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर इसका आंसर देखें हम, तो सबसे पहले तो CO2, प्लांट ऑब्टेन CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से, स्टोमेटा मतलब बारीक बारीक छेद होते हैं, तो स्टोमेटा की हेल्प से CO2 ये ले लेते हैं। जिसके बाद फिर वाटर कहाँ से ले लेते हैं, रूट जोन से ले लेते हैं, जो मैंने अभी बताया नीचे, यहाँ पर ये रूट जोन है, यहाँ से ले लेते हैं वाटर, ठीक है। जिसके बाद फिर सनलाइट, सनलाइट तो आपको पता ही है जनरली, ठीक है, सनलाइट जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और ये रिएक्शन पूरी हो जाती है और प्लांट को एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है। तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण की, देखो प्रकाश संश्लेषण में कच्चा माल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र मतलब स्टोमेटा की सहायता से प्राप्त होता है, जल पृथ्वी से मिलता है और सूर्य से प्रकाश मिलता है, जिसे क्लोरोफिल और पौधों अन्य तत्वों में अवशोषित कर लेते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल और सिंपल था, आपको याद रखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लो, और क्वेश्चन का आंसर इसी में लिखा हुआ है, इधर उधर क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम बिना देरी के फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। राइट एनी 5 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। देखो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आपको पता है कि वो मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे खासे मतलब चालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सिंपल सी बात अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर मैं बात करूँ मेटल्स की, तो देखो यहाँ पर ये देखो लाइन, ये एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, तो ये मेटल में आते हैं जनरली, ठीक है। इसके अलावा अगर मेटल को जनरल शब्द में कहा जाए तो जनरली अगर हम बात करें आयरन, ठीक है, तो आयरन भी जो है वो, आयरन भी मेटल्स में आता है, ये आयरन वगैरह आपने देखा होगा, है ना, ये मेटल्स में आता है। इसके अलावा आप देख सकते हो कॉपर, कॉपर भी मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी में हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, गुड कंडक्टर है कॉपर के वायर आपने देखे होंगे, ये इस प्रकार के कॉपर के वायर होते हैं, ठीक है, तो ये भी मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी मेटल में आते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल में ही आते हैं, एल्यूमिनियम के वायर भी आपने देखे होंगे, इस प्रकार से एल्यूमिनियम के वायर भी होते हैं, तो ये सब मेटल है। तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो जनरली हमको सुनाई दे, दिखाई दे, हमारे सामने हो, वो जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि पूरा मतलब सिस्टम जो है वो इंटरनली चलता है, और एक बार चेंजेस हो जाते हैं तो फिर वो चेंजेस
वापस वैसे नहीं हो सकते जैसे हम चाहते हैं। तो मेटल्स आर ऑल्सो सोनोरस, दे प्रोड्यूस्ड अ साउंड व्हेन आर रंग और हीट विथ एनी ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि मेटल जो है, जैसे मान लो कि एक तवा ले लो, तवे को अगर गिरा देते हो, चम्मच को गिरा देते हो तो आवाज आती है कि नहीं? तो बस वो जो साउंड है उसको सोनोरस साउंड कहते हैं। ठीक है, तो मेटल सोनोरस मतलब उनका साउंड होता है, प्रोड्यूस साउंड करते हैं इस तरह का। तो ये इनका एक कैसा हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि सुनाई दे रहा है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, कॉपर का वायर इस्तेमाल होता है ज्यादातर, अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। सिल्वर भी अच्छा कंडक्टर होता है लेकिन बहुत महंगा होता है, उसका इस्तेमाल हम कर नहीं सकते, इकोनॉमी बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, फिर जिसके बाद तीसरा पॉइंट देखें तो मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल मेटल जो है जनरली आप देखोगे, लोहा ले लो, कॉपर ले लो, अगर आप इनको जनरली मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्ट होना, गलना, तो अगर आप इनको देखा होगा कहीं कहीं दुकानों पर जाते हो आप जहाँ पर ये लोहे का काम वगैरह होता है ना, वहां पर वो गर्म करते हैं लोहे को आग में रखकर, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं या नहीं, बहुत ज्यादा हीट देते हैं, तब जाकर ये लाल हो पाता है। लाल होने के बावजूद भी उसको कितना पीटते हैं लेकिन फिर भी वो पूरी तरह मेल्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस प्रकार काफी हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट, जब मेल्टिंग पॉइंट इतना है तो बॉइल का मतलब तो उबलना, मतलब बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। मेटल हैव हाई डेंसिटी, बिल्कुल मेटल डेंसिटी तो होती है उनमें, देखा होगा 1 किलो को बाट भी तो मेटल ही एक तरह का, डेंसिटी कितनी ज्यादा होती है उनके अंदर। मेटल इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट आर ओपेक, आर नेवर ट्रांसपेरेंट। मेटल ट्रांसपेरेंट होते नहीं है वैसे, जितने भी बोतल ले लो मेटल ट्रांसपेरेंट। कॉपर ट्रांसपेरेंट क्या होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह देख सकते हो क्या? कॉपर की बोतल ही लो, ट्रांसपेरेंट होती है क्या? नहीं होती ना। जनरली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, ठीक है, मेटल ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। तो ये इनकी कैसी प्रॉपर्टी थी? फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हिंदी में फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु ध्वनिक होती है, जब ये बजते हैं या किसी धातु से टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, देख लिया हमने। उनका गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होता है ना, बहुत ज्यादा मतलब उनका होता है ये, है ना। समय लगता है, आपने लोहार की दुकान पे देखा ही होगा लोहे को कितना ज्यादा, मतलब गलनांक को गलता ही नहीं पहली बात तो, फिर भी वो पीटते हैं। उसके बाद तो क्वथनांक मतलब उबलना तो बहुत बड़ी बात हो गई। जिसके बाद फिर धातुओं का घनत्व मतलब घनापन उसमें सबसे ज्यादा होता है, वजनी होती है धातुएं। वस्तुओं के रूप में धातुएं अपारदर्शी, बिल्कुल अपारदर्शी, पारदर्शी नहीं होती। एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि बोतल अगर एल्यूमिनियम की देखेंगे तो आर पार पानी दिखता है क्या? नहीं दिखता। ट्रांसपेरेंट भी नहीं होती। रासायनिक गुण अगर हम देखेंगे तो मेटल इजिली कोरोड वेरी इजिली एंड फास्ट। बिल्कुल मेटल जैसे कि आयरन आपने देखा होगा, हमने कोरोजन भी पढ़ा है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, कोरोड लग जाता है, उनमें पानी के जैसे संपर्क में आता है मेटल जो है। हालांकि ये बात सही है कि आयरन लॉन्ग टाइम तक अगर पानी के संपर्क में आता है तभी कोरोड होता है, पर ये एक केमिकल प्रोसेस है ना, लंबी प्रोसेस चलती है। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल मेटल इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये टेबल में हमने देखा था कि लिथियम जो है, हाइड्रोजन को ही ले लो, हाइड्रोजन हालांकि लूज नहीं करता, पर लिथियम को ले लो, लिथियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते, कार्बन भी नहीं देते हैं ना, और फ्लोरीन भी देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिसिटी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि 5th चैप्टर का पार्ट है तो अभी हमको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में जो तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें एज इट इज याद रखना है कि जो मेटल होते हैं वो बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। जिसके बाद देयर आउटर सेल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ये भी सही है, इनके आउटर सेल में 1 2 3 होते हैं। जैसे कि लिथियम ले लो तो लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पहली सेल में आ गया, आउटर में कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के पास देखो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, जिसे दिखाई नहीं दे रहा हो। ठीक है, देखो स्टूडेंट मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, अब आप नहीं पढ़ोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर से आप पास हो, यही मैं चाहता हूँ, ताकि कम से कम दूसरों को भी आपका नंबर देखकर उत्साह मिले और वो भी पढ़े, आपके भाई बहन। वरना आप फेल हो जाएंगे तो वो सोचेंगे कि बहुत टफ होती है 10th, समझ रहे हो। तो देखो थोड़ी ब्लर हो रही है, लेकिन विजिबिलिटी में भी पॉसिबिलिटी, देखो 4 आपको नजर आ रहा होगा, है ना। तो 4 आ रहा है तो इसमें 2 ही होते हैं आखिरी सेल में, तो 2 होते हैं। जिसके बाद इसमें कितना 21 देखोगे तो इसमें भी लास्ट में 3 बचेंगे। तो इस प्रकार से इनका आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर
कि कितने होते हैं आउटर सेल में, यानी कि लास्ट सेल में। आउटर सेल का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये वाली सेल, ये आउटर सेल होती है, बाहर वाली सेल। तो बाहर वाली सेल जो होती है ना मेटल्स की, है ना, मेटल, कॉपर, आयरन, ये सब मेटल है। तो मेटल के आउटर वाली सेल में क्या होते हैं, जनरली 1 to 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से एक बचेगा या दो बचेंगे। हाइड्रोजन देखो एक बच रहा है, ठीक है, जिसके बाद फिर बेरिलियम में 2 बच रहे हैं, 3 बचते हैं स्कैंडियम में। तो इस प्रकार से 5th चैप्टर का वैसे तो पार्ट है, पर आपको याद रखना है। जिसके बाद फिर मेटल है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बिल्कुल मैंने अभी अभी बताया था आपको। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने कहा था कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है किसकी, फ्लोरीन की, है ना। फ्लोरीन बहुत नेगेटिव होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता, लेकिन ये आसानी से देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी बहुत कम होती है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि मेटल्स है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि आसानी से जो है ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने का काम नहीं, इलेक्ट्रॉन जबकि देने का काम करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, उनकी नेगेटिविटी बहुत कम होती है। जिसके बाद फिर पांचवा अगर आप देखें तो मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल मेटल का इस्तेमाल करके जो है हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो एक अच्छे मतलब रिड्यूसिंग एजेंट में भी काम आते हैं। तो ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। ऐसे ही हिंदी में अगर हम देते हैं, धातुएं अच्छी अपचायक होती है, ठीक है, बहुत धातुएं आसानी से तेजी से संचारित हो जाती है, मतलब कोरोड हो जाती है। धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देती है। उनके बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। कम विद्युतीय ऋणात्मक होती है, मतलब धनात्मक होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जो दे देती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कैसी बन जाएंगी, पॉजिटिव बन जाएंगी कि नहीं। तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन जो देता है वो धनात्मक होता है, उनमें विद्युतीय ऋणात्मकता कैसी होती है, कम होती है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम याद रखें ये, ठीक है। अगर अंतर पूछा जाए तो अंतर भी आप लिख के आ सकते हैं, यानी कि डिफरेंस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं आया तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज़ का, ठीक है, फटाफट। ये लो स्क्रीनशॉट इसका भी, हिंदी मीडियम भी ले लो, ये ले सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आखिरी क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है, उसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या है ये, सिंपल सा है कि हमको 2 धातुएं, राइट द नेम ऑफ 2 मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। भाई हीट के अच्छे कंडक्टर है, 2020 में क्वेश्चन पूछा है। 2 धातुओं के नाम लिखिए जो उष्मा के सूचालक है, यानी कि उष्मा जो है यानी कि गर्म होती है जनरली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है या हीट प्रोड्यूस करती है। तो वो आपको पता ही है कौन से, चांदी और तांबा उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। यानी कि अगर हम इनको स्टोव पर रखें, जैसे कि मान लो आपको एक पल के लिए आपने चाय ही बना ली, चाय बनाई, तो चाय बनाने के लिए जब आप गैस पर रखते हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि पहले जब आप गर्म करते हो तो नीचे का हिस्सा जो है एक साइड से ज्यादा गर्म होता है, एक साइड से कम। चारों तरफ से हीट मिलती है कि नहीं चाय को, और चारों तरफ से उकलती है कि नहीं। तो चांदी और तांबा जो है वो उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। समझ में आ गई बात, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चारों तरफ मतलब पूरे समान रूप से सब जगह गर्म होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं कम गर्म हो रहा है, कहीं ज्यादा गर्म हो रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सिल्वर और कॉपर जो है इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो स्टूडेंट 5 क्वेश्चन बहुत सिंपल और सरल थे। आप 5 क्वेश्चन हर रोज पढ़ेंगे तो एक अच्छे नंबर से पास होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। डरना नहीं है, पढ़ना है, अच्छे नंबर से पास होना है, ठीक है। अपने माँ बाप अपनों को पढ़ा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, और मैं भी आपकी मदद कर रहा हूँ, ठीक। तो पढ़ें और आगे बढ़े। अगला जो है वीडियो जिसमें नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम देखेंगे वो भी जल्दी अपलोड होगा। अभी आप लगभग 20 क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, और कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछे कमेंट के माध्यम से, या फिर मेरे नंबर लिखे हुए हैं तो नंबर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, नंबर इसमें लिखे हुए हैं, आप इस पर भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं या जिन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ओके।